नमस्ते दोनों साथियों। दोनों मिक्स कर ली। मैं देवेंद्र बलहारा और जनता सरकार मोर्चा की टीम जो है वो स्वामी अग्निव्रत नैष्ठिक जी के पास पहुंची है अभी जालोर जिले में बीनमाल में, जो यहाँ वेद विज्ञान केंद्र बना हुआ है। और बहुत ही सात्विक वातावरण में हम लोग बैठे, कल रात भी चर्चा लंबी हुई और अभी भी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए और ख़ास तौर पे फिज़िक्स के ऊपर और विज्ञान के ऊपर जिस तरह का काम आचार्य जी ने किया है और कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। तो हमारे लोगों के लिए गाँव के लोगों के लिए आचार्य जी थोड़ा-सा वेद विज्ञान के ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे हरियाणा के डॉक्टर देवेंद्र जी बलहारा और उनके साथी हमारी संस्था में पधारे। मैं आपके वीडियो बहुत सुनता हूँ और उनके विचारों से सहमत भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यूँ तो विश्व में बहुत बहुत समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या मुझे इस समय दिखाई दे रही है वो वर्ल्ड ऑर्डर ही है। इसको कोई अभी समझ पाए या न समझ पाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत ने नहीं समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी। मुस्लिम हमलावर आए थे तब भी नहीं समझा कि ये हमलावर आके क्या करेंगे, कुछ अतिथि बन के आए थे। वैसे हम आज भी वर्ल्ड ऑर्डर को समझ नहीं पा रहे, और दुर्भाग्य इस बात का है कि संसद मेज पीट पीट के उसका स्वागत कर रही है कि तो होना ही है। कभी वर्ल्ड ऑर्डर आया था सिकंदर के रूप, तो भारत में चाणक्य थे, पौरुष थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, धकेल दिया उसको। फिर वर्ल्ड ऑर्डर लेके मुगल चले थे, लेकिन यहाँ के क्षत्रियों ने, बहुतों ने उस अपने स्वाभिमान की रक्षा की। फिर वर्ल्ड ऑर्डर आया अंग्रेजों का, उसके लिए 7 लाख क्रांतिकारी बलिदान हो गए। अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो उन सारे क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की खुशी में झूम रहे हैं, वो बहुत बड़ा छलावा है हमारे देश के साथ। तो मैं इनको तो बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस दिशा में काम कर रहे हैं, और भी ऐसे कई विचारक हैं, क्रांतिकारी हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से इनका पूरा समर्थन करता हूँ। इसमें कोई एक राजनीतिक पार्टी दोषी नहीं है, कोई एक संगठन दोषी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है, और भारतीय जनमानस की बौद्धिक दास्ता इसके लिए सबसे बड़ी दोषी है। और बौद्धिक दास्ता इसलिए पैदा हुई है कि हमारे देश की शिक्षा में ऐसा भर दिया गया है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, हमें कुछ आता नहीं था। जो भी सिखाया हमें अंग्रेजों ने सिखाया है, यूरोप अमेरिका ने सिखाया है। और जब किसी देश के युवकों में, देश की पीढ़ी में, देश के जनमानस में ये भ्रांति हो जाती है कि हम मूर्खों की संतान हैं, न हमारे पास कोई चिकित्सा थी, न शिक्षा थी, न कोई टेक्नोलॉजी थी, कुछ भी हमारे पास नहीं था, हमारे पास सभ्यता नहीं थी, दूसरे हमें सिखा रहे हैं विदेशी आकर के, तो वो देश कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो वास्तव में हम स्वतंत्र हैं भी नहीं, सत्ता हस्तांतरण है। तो हमें इस बौद्धिक दास्ता से मुक्त करने के लिए हमारे अंदर ये विचार आया कि बौद्धिक दास्ता में सबसे बड़ा साधन बनता है विज्ञान। मुगल आए थे, दूसरे मुस्लिम आक्रांत आए थे, वे हमारी सभ्यता संस्कृति को नहीं मिटा सके। भले ही मुसलमान बना लिया, जो बन गए वो बन गए, जो नहीं बने वो अपनी भारतीय सभ्यता में ही है। उन्होंने हमारी महिलाओं को बुर्का नहीं पहनाया, उन्होंने हमारे पुरुषों को टोपी नहीं पहनाई, लेकिन अंग्रेजों ने आकर के हमें पूरा बदल दिया, मन से, आत्मा से, विचारों से, परंपराओं से, सब हमारी बदल गई। क्योंकि हमने मुगलों को या दूसरे मुस्लिम आक्रांताओं को विद्वान नहीं समझा, उनको वैज्ञानिक नहीं समझा, उनको सभ्य नहीं समझा, उनको हमलावर समझा। तो किसी ने दोस्त समझ लिया, जो अपने अंदर बुला लिया।
लेकिन उनको कभी भी हम बुद्धिमान नहीं समझा अपने से। लेकिन भारत के लोगों ने अंग्रेजों को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझ लिया, अपने से ज़्यादा सुसंस्कृत समझ लिया, अपने से ज़्यादा सभ्य समझ लिया, अपने से ज़्यादा वैज्ञानिक समझ लिया, इसीलिए हम उनके बौद्धिक दास हो गए। इस गुलामी को तोड़ने के लिए हमने वैदिक साइंस को आगे बढ़ाने का विचार किया। यूं तो सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य हिंदू जो कहता है, वो कहता हमारे वेदों में ये है, हमारे रामायण में पुष्पक विमान था, लेकिन मेरे मन में विचार आता था कि था जब था, अब क्या है? वेद में ये है तो हम वेद क्यों नहीं पढ़ते? या जो वेद पढ़ रहे हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं कहते। जो वेद पढ़ रहे हैं, वेद का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनके बच्चे कहाँ जाते हैं? उनके बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल पढ़ते हैं, मैकाले की शिक्षा ले रहे हैं। अगर वेद में होता, हमारे शास्त्रों में होता, तो उस शिक्षा को विकसित करके अपने बच्चों को तो कम से कम उसमें पढ़ाते, लेकिन ऐसा मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने वेद की गहराई में जाने का विचार किया। 2004 में कार्यक्रम शुरू किया अपना, वैदिक विज्ञान का अनुसंधान। आज वेद विज्ञान आलोक के माध्यम से मेरी समझ में आया कि वर्तमान भौतिकी जहाँ है उससे हम 100 वर्ष आगे हैं। मैंने भारत के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखा है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाता रहा, TIFR में जाता रहा, और कई यूनिवर्सिटी में जाता रहा, और आधुनिक फिजिक्स की सीमा को पहचानता रहा, वो कहाँ तक पहुँचे, उनकी कमियों को देखता रहा। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम वर्तमान फिजिक्स जहाँ भी अटका हुआ है, थ्योरेटिकल फिजिक्स की बात करता हूँ, हम उसको समाधान दे सकते हैं। न केवल भारतीय स्तर के वैज्ञानिकों बल्कि विश्व स्तर के वैज्ञानिकों को। इस बात को हमने भारत सरकार को भी कई बार बता दिया है। DST के एक मुख्य अधिकारी वैज्ञानिक जिगरे साइंटिस्ट थे, उनको मैंने ये कहा कि अगर भारत सरकार हमारे साथ मिलकर काम करे तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में भारत को हम सुपर पावर बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार की समझ में नहीं आई। मैंने ये भी कहा, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने संसद में एक भाषण दिया था कि एंटी ग्रेविटी एक पुस्तक है। डेविड चिल्ड्रेस एक अमेरिका के विद्वान हैं, उन्होंने पुस्तक में हवाला दिया। मैंने डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो सांसद हैं बागपत के, हमारे ट्रस्ट के प्रधान संरक्षक भी हैं, उनका भाषण संसद में सुना। तो बता रहे थे कि चाइना में कुछ वर्ष पहले भारतीय पांडुलिपियों के कुछ पन्ने मिले, संस्कृत में थे, उन्होंने भारत भेजा ट्रांसलेशन के लिए। भारत के वैज्ञानिकों ने उसको महत्व नहीं दिया, और चाइना का सैटेलाइट प्रोग्राम का वो आधार बने वो पांडुलिपियां, और चाइना सैटेलाइट में हमसे आगे बढ़ गया। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, वो पुस्तक भी मंगाई मैंने, एंटी ग्रेविटी पुस्तक मंगा के पढ़ा। उसमें मैं दंग रह गया कि ऐसे ऐसे भारतीय विज्ञान विमान विद्या के बारे में बताया है जो इस समय हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता। श्री राम सीलोन से मानसरोवर एक विशेष विमान से गए, वैसा आज दुनिया में नहीं है ऐसा विमान। भीम जिस विमान में चलते थे ऐसा विमान आज दुनिया में नहीं है। वो हमारी विद्या इतनी थी, वो हमारे ग्रंथ चोरी चले गए। ये बात हुई इतिहास की। इतिहास की बात इसलिए कह रहा हूँ, कोई विदेशी हमारी प्रशंसा कभी नहीं कर सकता झूठी। हम तो प्रशंसा कर सकते हैं, मान लीजिए कोई झूठ गर्व में कह सकते हैं हमारे पास ये था, लेकिन विदेशी कह रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा विज्ञान बहुत विकसित था, और जो था वो वेदों के आधार पर था। और कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है तो थ्योरी के आधार पर बनती है, थ्योरी का विकास होना जरूरी है। इसलिए मैंने वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ, जो ऋग्वेद के अतिरिक्त ब्राह्मण का वैज्ञानिक भाष्य है, जो पहली बार हुआ है विश्व में, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है जो वर्तमान विज्ञान सोच भी नहीं सकता। तो मैंने सरकार को लिखा कि क्योंकि मेरी पुस्तक नासा में भी पढ़ी गई है, 18 देशों में जा चुकी, वो मुझसे सॉफ्ट कॉपी मांग रहे, लेकिन भारत सरकार को चिंता ही नहीं, राजस्थान सरकार को चिंता ही नहीं। मैंने कहा कहीं ऐसा न हो जाए चाइना जैसा कि पांडुलिपियों को हमने महत्व नहीं दिया और चाइना बहुत आगे बढ़ गया। मेरी वैदिक रश्मि थ्योरी पढ़ कर के नासा बहुत आगे बढ़ जाए और हम लोग पिछड़े रह जाएं,
और वो इस थ्योरी को अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ के हमें प्रस्तुत करें, फिर हम उनकी गुलामी करने लग जाएं कि हमें भी ये चाहिए। ये सोचने की बात है। तो तो आचार्य जी, हम जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं, जो पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में जब चले हम लोग, तो एक चीज़ निकल के आई कि अ, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में तो काम करना ही पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ शिक्षा के अंदर मूल परिवर्तन मुझे लगता है कि सबसे प्राथमिकता सबसे पहले देनी चाहिए हम लोगों को। शिक्षा में परिवर्तन सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी नई शिक्षा हुँ, नीति आई है, मुझे एक अधिकारी ने भेजी थी, 30 पेज में उसका सारांश था। हुँ, हुँ, पूर्व पद्धतियों से ठीक है, ये मानना पड़ेगा, रोजगार परक है, लेकिन वो शिक्षा को एक बौद्धिक दशा से मुक्त करने वाली नहीं है। आज भी मेरे पास इंदौर से एक सज्जन आए थे, राकेश जी उपाध्याय, आते रहते हैं, वैदिक कृषि पर काम कर रहे हैं। हाँ, मेरे पास आते रहते हैं। वो एक पाठ्यक्रम बना, एनसीईआरटी की पुस्तकें लेके आए, मैं दंग रह गया। उसमें क्या सिखाया जा रहा है? हमें गुलाम बनाने की पूरी शिक्षा है। हम खाद का प्रचार हो रहा है, उसमें वैक्सीन का प्रचार हो रहा है, उसमें दवाइयों का प्रचार हो रहा है, उसमें मछली का प्रचार हो रहा है, उसमें मुर्गी पालन का प्रचार हो रहा है। ये शिक्षा है? छठी क्लास के बच्चे को मुर्गी खाना, मछली खाना सिखाया जाएगा, भविष्य में क्या वो शाकाहारी बनेगा? हमारे पूर्वज मूर्ख थे, ये सिखाया जा रहा है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन तो आज भी हो सकता है। वो उन्होंने हुँ, पुस्तक में यहाँ से करके ले गए हैं हुँ। कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, एक गुरुकुल खोलूंगा। तो इतना परिवर्तन तो आज भी हो सकता है। और भविष्य में साइंस का परिवर्तन के लिए हम भी तैयार हैं। हमारे साथ कुछ केमिस्ट्री वाले आवे हैं, जूलॉजी वाले आवे हैं, बॉटनी गणित वाले वाले आवे हैं। हैं। एक बार भारतीय लोगों को ये विश्वास हो जाए कि वैदिक ग्रंथों में और वेदों में बहुत बड़ा विज्ञान है, हम आधुनिक विज्ञान से आगे, हमें यूरोप अमेरिका की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे मिटेगी, एकदम नहीं मिटेगी, क्योंकि बहुत उस साइंस का भी, जो वर्तमान साइंस जिसको कहा जाता है, उसका विकास भी 300-400 साल में हुआ है। तो हमें भी समय लगेगा, धीरज रखना पड़ेगा। जादू की छड़ी कोई नहीं है, हमें उसका उपयोग करना है, क्योंकि साइंस सबका होता है, हुँ, किसी का विरोध नहीं। तो पर ये कोई नहीं कहे कि हम भारत मूर्ख रहा है, ये नहीं कहना चाहिए उनको। हम उनको दें, वो हमें दें, मिल करके आगे सारी दुनिया बढ़े। तो थ्योरी ला थ्योरी लाएंगे, लेकिन वर्तमान में बहुत सारी कमियां वो तो दूर कर ही सकते हैं। और जब एक बार ये विश्वास हो गया कि ऋषि मुनि बहुत प्रज्ञावान थे, तो उनके दूसरे ग्रंथ भी पढ़ेंगे। फिर गाय रक्षा का, गाय का विज्ञान भी का विश्वास करेंगे। फिर हमारे अर्थशास्त्र पर भी विश्वास करेंगे। फिर हमारी चिकित्सा तो साइंस में ही आती है। फिर आयुर्वेद पर विश्वास बढ़ेगा, यज्ञ पर विश्वास बढ़ेगा, परंपराओं पर विश्वास बढ़ेगा। तो बौद्धिक स्वतंत्रता धीरे धीरे आ जाएगी और बौद्धिक दास्तां मिट जाएगी। तो आचार्य जी, जो निडर इंडिया का हमारा चैनल है, जनता सरकार मोर्चा का, उन साथियों से मैं ये कहने की मतलब गुजारिश कर रहा हूँ कि आप साथी अगर ये जानना चाहते हैं कि आचार्य अग्निव्रत जी ने कितना बड़ा काम किया है और इसके ऊपर उनके व्याख्यान जो हैं वो इनके चैनल पर हैं। अब चैनल का नाम क्या है? वैदिक फिजिक्स चैनल है यूट्यूब पर। हाँ, यूट्यूब पर वैदिक फिजिक्स चैनल है। आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ आचार्य जी के व्याख्यान सुनिए और देखिए कि कितना आगे का काम ये कर चुके हैं और आने वाले वक़्त में जो शिक्षा क्रांति की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे आपका आशीर्वाद जो है वो जनता सरकार मोर्चा के साथ रहे। अवश्य अवश्य। हाँ, तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे जनता सरकार मोर्चा के साथियों के लिए? हाँ, वो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा, वैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो उसमें किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं आना चाहिए। जी। ये बहुत बड़ी बीमारी है। आज लड़ रहे हैं और राजनीति ने हमें लड़ना सिखा दिया है। पहले नहीं लड़ते थे। ये जो है जातिवाद बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर हमें एक भी रहना चाहिए। जी। कहीं भारत सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार से टकराव हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर से सुरक्षा, ये सबसे बड़ी सुरक्षा, न्यू सबसे वर्ल्ड बड़ी। ऑर्डर के खिलाफ तो हमें बोलना ही होगा। इसके लिए तो हमें खड़े रहना ही चाहिए और उनको बताएं कि वर्ल्ड ऑर्डर
ऐसा लाइए ना बड़ौदा, और कोई है क्या महामानव जैसे हमने लिखा है उसमें एजेंडा 2030 में? हाँ, ये किताब हमने पढ़ी थी, ये बहुत ही शानदार किताब है, आप मेल करके भी मंगवा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र हमारी एजेंडा साइट पर है, 2030 साइट पर अवेलेबल है, हमारी साइट पर डाउनलोड है करके। vedicphysics.org हाँ, वेबसाइट पे, उस पे ले सकते हैं। ये पूरा एक चिट्ठी है जो यूनाइटेड नेशंस को आचार्य जी ने लिखी थी, जिसमें जो 17 पॉइंट हैं यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा 2030 के, उन सारे के सारे बिंदुओं को बहुत ही गहराई से उनकी समीक्षा करके उनसे सवाल पूछे हैं, बहुत सीरियस। और कमाल की बात यह है, ना इस पे भारत सरकार कुछ बोलने को तैयार है, ना इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस बोलने को तैयार है, ना इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई जवाब दे रही है, जबकि सवाल इतने जायज़ हैं कि आप देखेंगे तो आप दंग रहेंगे कि आपके साथ पिछले 2 सालों से कितना बड़ा धोखा हो रहा है। तो आचार्य जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आप नहीं, नहीं, जो आप लोग यहाँ आए, आपके लिए आपका धन्यवाद है, मैं है तो यहीं अपने घर में बैठा हूँ। बहुत तो धन्यवाद, फिर भी मिलते रहेंगे, कभी हरियाणा आएँगे तो ज़रूर बिल्कुल आएँगे मिलेंगे। जी, और आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप एक ऐसा केंद्र जो है हरियाणा में भी आपका स्वागत है। मतलब मुझे हरियाणा उर्वरा भूमि लगती है, क्योंकि ज़्यादातर क्रांतियाँ अब तो वहीं ज़्यादा हो रही हैं। तो ठीक है देखेंगे, साथियों, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम आपसे आते मिलके जाते बहुत रहेंगे, अच्छा कभी लगा आएँगे तो जी। जी, ज़रूर जी, मिलेंगे। प्रणाम। ठीक है, आप सब बहुत सभी को धन्यवाद, नमस्कार। शुभ यात्रा, नमस्ते।